नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जेकेएलएफ के फाउंडर यासीन मलिक की। यासीन मलिक जो इस वक्त आजीवन कारावास की सजा झेल रहे हैं, जेल में बंद है। और 25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में एक 85 पेज का हलफनामा दिया गया है, जिसमें यासीन मलिक के कुछ बयान शामिल है। और जो बयान शामिल है वो बयान इस तरीके से और इस कदर है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, जमीन हिल जाएगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक हाइड्रोजन बम की बात की थी, तो वो हाइड्रोजन बम तो यासीन मलिक ने फोड़ा है। और इस हाइड्रोजन बम का कांग्रेस पार्टी के ऊपर कितना असर होगा आने वाले दिनों में जो है वो इसका एहसास शायद कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा, लेकिन अब ये मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जिस वक्त, क्योंकि मैं अभी इस पर बात कर रहा हूं, तो शायद न्यूज चैनलों में ये खबर जो है वो चल नहीं रही है, क्योंकि इस वक्त प्रायोरिटी पे है राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना। लेकिन यह खबर क्यों जरूरी है? अब जब हम इन खबरों की बात करते हैं तो जो लोग गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर भरोसा करते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को यह वीडियो इसी वक्त छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि इस तरीके का जो जिसको कहते हैं कि लफ्ज, ऐसे लफ्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। और अगर आप नॉन इस्लामिक हो, गैर मुस्लिम अगर आप हो, तो आपके लिए इन शब्दों का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब होती है, तो फिर आपका जो है वो इस वक्त जिस हालात में हम लोग हैं उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। और क्यों? क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी घटना हुई कश्मीर में वो थी पहलगाम घटना। और पहलगाम की घटना के बाद में कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे, कंडेम किया इस जो पूरी घटना थी उसको लेकर, घड़ियालू आंसू जो है वो बहाए गए। तो जिन लोगों को यह लगता है कि कश्मीर बदल गया, लोग बदल गए, लोगों के जज्बात बदल गए, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनकी रोजी रोटी, लोग जो है वो कश्मीर से दूर होते चले गए, लोगों ने कश्मीर छोड़ दिया तो उनकी दुकानों के ऊपर ताले लग गए, इसलिए ये लोग जो है वो इस तरीके के आंसू बहा रहे थे। और अगर लोगों को इतना ही प्यार था, इतना ही प्रेम था इस देश से, तो हजरत बल जो मस्जिद थी जिसके स्टोन के ऊपर भारत का जो अशोक स्तंभ का जो निशान था, जिसके ऊपर पत्थर चला दिए गए थे, तो उससे फिर आपको जो है वो शायद कुछ एहसास हुआ होगा कि इन लोगों के जो दिमाग है और जो दिल है उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है। और जब जब हम इन खबरों का आकलन करने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का एक और चेहरा सामने आ जाता है। तो जिन लोगों को यह लगता है कि हर बार जो है वो हम कांग्रेस की ही बुराई क्यों करते हैं या कांग्रेस को ही क्यों कोसते रहते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि भारत की हर समस्या के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये लोग कांग्रेस पार्टी को इस देश की आजादी का क्रेडिट देते हैं तो फिर इन समस्याओं का क्रेडिट किसको देना होगा? जो भी समस्याएं हैं ये किसकी जिम्मेवारी है? तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं जो है कांग्रेस पार्टी की ही जिम्मेवारी है। और क्यों? पहले हम इस खबर को देखेंगे और फिर उसके बाद आएंगे कि कांग्रेस ही क्यों। तो खबर क्या है उसके हिसाब से, जब 2005 में आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में, इससे पहले गुजरात में भुज ने जो है वो एक बहुत बड़ा भूकंप देखा था, जब नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस भूकंप के बाद में। लेकिन 2005 में जम्मू कश्मीर में भी एक जो है वो बड़ा भूकंप आया था, बड़ा भूकंप देखा था। और जम्मू कश्मीर के इस भूकंप के बाद में, क्योंकि यासीन मलिक का एक प्रस्तावित दौरा जो है वो फाइनल किया गया पाकिस्तान जाने का। अब आप इसको थोड़ा सा जो है वो हमें समझने की जरूरत है। यासीन मलिक कौन है? तो यासीन मलिक 1990 में वायुसेना के 4 कार्मिकों की, सिपाहियों की हत्या करने के सीधे आरोप, जिसमें जो गवाह था प्रत्यक्षदर्शी, उसने कहा
कि शूट भी जो है वो यासीन मलिक ने ही किया था, यासीन मलिक शूटर था। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती, आपने नाम सुना ही होगा, उनकी बेटी के अपहरण का केस जो है वो चल रहा है। इसी के अलावा एक नर्स की हत्या का आरोप, और उससे भी बड़ा आरोप कि यासीन मलिक ने जो 1990 की दौर में जो घटनाएं हुई, हिंसक जो घटनाएं हुई, जिसमें हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, उसमें यासीन मलिक का बड़ा हाथ था। अब्दुल्ला परिवार को हम जो है वो इसमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि क्लीन चिट दे रहे हैं, नहीं, लेकिन यासीन मलिक का इसमें बड़ा रोल था। और 1990 में हजारों लाखों हिंदुओं को जो है वो विस्थापित होने के लिए मजबूर किया गया। अब जब मैं ये कहता हूं कि मैंने अब्दुल्ला परिवार को क्लीन चिट नहीं दी है, तो उसका कारण भी मैं बता देता हूं। क्योंकि धारा 370 के हटने के बाद जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा काम किया? सबसे पहले जो काम किया गया वो काम किया गया जो 1990 के जो विस्थापित थे, जिनको जम्मू में एक जगह देकर विस्थापितों को एक विस्थापितों की कॉलोनी बसाई गई, और वो जगह है मुट्ठी। जम्मू कश्मीर का एक इलाका है, एक पर्टिकुलर एरिया है। तो उमर अब्दुल्ला ने उन विस्थापितों के रोजी रोटी के लिए जो दुकानें दी गई थी, उनको अतिक्रमण के बहाने उन दुकानों को हटाना, उन दुकानों को तोड़ना, यह उमर अब्दुल्ला ने पहला काम किया था। दूसरा, रोशनी एक्ट के बहाने सीधे तौर पर जो हिंदुओं की जो विरासत की जो जगह थी, उन जगहों पर कब्जा करना, वो जगह मुसलमानों को देना, एक बड़े स्तर का खेल। तो आप समझ सकते हो कि जब मैंने ये कहा कि गंगा जमुनी तहजीब, आज क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, जम्मू कश्मीर की सरकार इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठा रही कि जो वसीयत, जो विरासत, जो जमीनें जिन लोगों की थी, उन लोगों को वापस दिया जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में इस तरीके का प्रेम है ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिखावा है। तो अब हम सीधे वापस आते हैं 2005 में। तो 2005 में क्या हुआ था? 2005 में इसमें कुछ मैंने जो है वो निकाली है कि उस वक्त के तत्कालीन आईबी चीफ, और आईबी चीफ थे वीके सक्सेना, सॉरी वीके जोशी। तो वीके जोशी ने मुलाकात की थी यासीन मलिक से। अब आप देखिए, खुफिया एजेंसी के एक निदेशक और उनकी मुलाकात होना यासीन मलिक से, और यासीन मलिक को इसलिए तैयार करना कि आपको पाकिस्तान जाना है, और पाकिस्तान में जितने भी जो राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों के साथ मुलाकात के अलावा यासीन मलिक को मुलाकात करनी है वहां के आतंकवादी संगठन के नेताओं से, जिसमें एक आतंकवादी हाफिज सईद, जो 26/11 के हमले में शामिल था, लश्कर ए तैयबा का। क्यों? इसलिए क्योंकि उस वक्त की तत्कालीन सरकार को यह लगता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर शांति का प्रयास करना है, शांति जो है वो लानी है, तो आतंकवादियों के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। जो आज जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि इनका जिस तरीके से जो प्रेम रहा है, यह उसी प्रेम की एक जो है वो निशानी है। तो ऑपरेशन सिंदूर में जहां आतंकवादियों के जनाजे निकले, वहां पर ये लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, और जहां 2005 में इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर रखा था। आपने बराक ओबामा की किताब तो देखी होगी, उस बुक में जिस तरीके से उस घटना का जिक्र है, और उसके बाद में जिस तरीके से मनमोहन सिंह सरकार का जो है वो एक फैसला था, उसके ऊपर बराक ओबामा ने किस तरीके से अपना एक जो है, या हम कहें कि उसको हाईलाइट करने की कोशिश की कि उसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ना हो जाए। तो फिर कांग्रेस पार्टी जो कर रही थी, और ये उस दौर की बात है 2005 से 2008 तक का, जिस दौर में एक जिसको कहें कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते पाकिस्तान प्रस्त नेताओं को खुश करने के लिए इस हिंदुस्तान में एक सेफ्रॉन टेररिज्म की एक नई थ्योरी गढ़ी जा रही थी, और एक के बाद एक सिलसिलेवार, चाहे वो मालेगांव का ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई का ब्लास्ट हो, या फिर समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हो, और उसमें
जिस तरीके से जिन लोगों को उसका जो है वो अक्यूज्ड बनाया गया, अब जाके वो लोग जो है वो हाईकोर्ट, सॉरी, मैं कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से जो बरी होकर निकले। तो ये सारी जो खबर है, ये अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये उसी दौर की एक कहानी है, जहां एक तरफ भारत में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जा रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन के नेता थे, उनके साथ मुलाकात का दौर। यासीन मलिक जो है वो पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान में एक सम्मेलन रखा जाता है जिसकी अगुवाई करते हैं हाफिज सईद, और हाफिज सईद शांति बहाली के लिए जो है वो जोर देते हैं, और किनको जोर देते हैं? आतंकवादियों को, कि उनको शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। कुरान की जो है वो दुहाई दी जाती है। उसके बाद में यासीन मलिक भारत लौटकर आते हैं, और भारत जब वो लौटकर आते हैं तो दिल्ली के एक होटल में उनकी मुलाकात फिर जो है वो आईबी चीफ से होती है, वीके जोशी से। और वीके जोशी उनको कहते हैं कि अब आपको जो है वो तुरंत प्रभाव से ये जानकारी प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देनी चाहिए। तो उस होटल में आप कह सकते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, जहां पर उस वक्त के जो सुरक्षा सलाहकार थे एनएसए, एमके नारायणन के साथ में मुलाकात होती है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये यासीन मलिक का दावा है कि मनमोहन सिंह के साथ जो मुलाकात होती है उसमें एनएसए भी शामिल होते हैं और आईबी के चीफ भी शामिल होते हैं। और फिर मनमोहन सिंह ने उसको इस मुलाकात के लिए शुक्रिया कहा और धन्यवाद कहा। यह है कांग्रेस पार्टी जिसकी हम बात कर रहे थे ना। कई बार हमने चर्चा की कि पहले की जो सरकार थी वो अलगाववादी नेताओं के साथ, आतंकवादी संगठनों से मिले हुए नेताओं के साथ जिस तरीके से खाना खाते हुए अपनी फोटो खिंचवाते थे, प्रधानमंत्री आवास में उनको बुलाते थे। तो फिर आती है कि कांग्रेस पार्टी का क्या वाकई में जो है वो चेहरा और चरित्र ही ऐसा है? तो फिर इसकी स्टोरी जो है वो आपको 1947 में भी जाना चाहिए, क्योंकि मसला जो है वो इस वक्त का, वर्तमान समय का नहीं है। मसला जो है वो 1947 का है, और इसलिए हर जगह हर समस्या के लिए जो है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के अगर हम देखें, इतिहास की हम स्टडी करें, तो फिर एक बार फिर जो है वो जिक्र मिलता है कांग्रेस पार्टी का। भारत आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, और अक्टूबर में ही आपको पता होगा, और इसके बारे में जो है वो मैंने स्टोरी पहले भी जो है वो इसके बारे में आपसे जिक्र किया था कि जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, जब जिन्ना और पंडित नेहरू ने इसकी सहमति दी, तो जिस रेड क्लिफ रेखा की हम बात करते हैं, जो क्लिफ थे जिन्होंने सीमा निर्धारण किया था, उन्होंने जो है वो सीमा निर्धारण तो कर दिया, सिग्नेचर भी कर दिए नेहरू ने और साथ में जो है वो जिन्ना ने, लेकिन उस सीमा का निर्धारण नहीं किया गया आमतौर पर भौगोलिक स्थिति में जैसे करते हैं, सिर्फ वो कागजों में था। और उस फाइल के साथ माउंटबेटन को भेज दिया जाता है लाहौर, पाकिस्तान के स्वाधीनता समारोह के जश्न मनाने के लिए। तो 14 अगस्त को वहां पर समारोह होता है और फिर 15 अगस्त को दिल्ली लौट आते हैं। उधर मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो जश्न में डूबे होते हैं और इधर जवाहरलाल नेहरू, और लोग जो है वो मारकाट मची होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो भारत का हिस्सा है या पाकिस्तान का। और उसके बाद 15 को नहीं, 16 को नहीं, 17 अगस्त को जो है वो पता चलता है कि कौन सी जगह पाकिस्तान की है और कौन सी हिंदुस्तान की है। और फिर मामला यही नहीं रुकता। जब भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क आजाद हो गए, इसके बावजूद जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाए रखा माउंटबेटन को। तो आप लेडी एडविना को एक बार आप साइड कर दीजिए, आप सोचकर देखिए कि माउंटबेटन किस हैसियत से जब भारत आजाद हो गया तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने रहे। अक्टूबर में जब पाकिस्तानी सेना ने कबीलियों के साथ में जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घुसपैठ की, उसके 48 घंटे तक माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को बताना ही उचित नहीं समझा। और यही एक दौर था जिस वक्त, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बुक का नाम लेता हूं, और बुक जो है उसका नाम मैंने निकाला भी है, ए मिशन इन कश्मीर, और इसके जो राइटर है एंड्रयू हंटेड। अगर आप इनकी बुक को पढ़ोगे
तो आपको अंदाजा लगेगा, क्योंकि माउंट बेटन ये चाहता था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में विलय करे, कश्मीर का राजा हरि सिंह। और ठीक इसी तरीके से नेहरू की अगर आप उसमें भूमिका देखोगे तो वो भी इसके आसपास ही नजर आती है। क्यों? पहला, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाने का काम किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके बाद में 1962-63 में जाकर उन्होंने अपनी गलती भी मानी कि ये मैंने जो किया वो गलत था। जबकि उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो जम्मू कश्मीर में सैन्य कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं सुनी गई। उसके अलावा आप देखोगे अक्साई चीन की हम अक्सर बात करते हैं, पीओके की हम बात करते हैं, और तमाम तरीके की शिमला समझौता। तो एक के बाद जो है वो इन समस्याओं की जड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस बैठी हुई नजर आती है। तो 2005 का यासीन मलिक का जो दौर है उसमें ना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ना उसमें जो है वो राजीव गांधी थे, ना इंदिरा गांधी थी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो कमान थी वो सोनिया गांधी के हाथों में थी। यहां पर मनमोहन सिंह भी कहेंगे तो भी मुझे लगता है कि हम हमारे आकलन को जो है वो बेईमानी की तरफ लेके जाएंगे। तो सोनिया गांधी का ये जो दौर था उसमें इस तरीके के प्रयास किए जा रहे थे, और आज ये लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, या फिर मैं कहूं तो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा हाइड्रोजन बम इस देश के लिए क्या होगा, जिस तरीके के खुलासे जो है वो इस तरीके से आ रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि आतंकवादियों से बातचीत के रास्ते से क्या शांति का प्रयास करना एक सार्थक पहल हो सकती है? आप खुद सोचकर देखिए, क्या आतंकवादी संगठनों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? तो फिर इसके जवाब में जो है वो जवाब यही मिलेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस तरीके का इस देश में किया गया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।